हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, फटाफट से आप लोग आज सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस जो आपका समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें आप लोग सिलेबस को जान ले फटाफट से, और यानी कि जो लेसन 1 हो जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से लेसन 1 को डिस्कस करने के बाद उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी जो भी चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि वीडियोस कब डाली गई हैं, कब हमें पढ़ना है, क्या चीज करनी है, XYZ कुछ भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम यही कहेंगे कि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका सिलेबस हो जाता है वो सिलेबस आखिर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, और सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। अब आप कहोगे कि विशिष्टता सिर्फ उसमें ही होती है अच्छाई में। अच्छाई का मतलब ये होता है, जैसे कहते हैं कोई काला है, कोई काला है तो ये इसकी विशिष्टता है, यानी विशेषता है। भाई काला है तो उसकी खुद की ये विशेषता है, और अगर कोई गोरा है तो ये उसकी विशेषता है। यही तो होता है ना। तो समावेशी शिक्षा में एक चीज है कि जो ये आपकी समावेशी शिक्षा हो जाती है तो इसमें जो विशिष्ट है बच्चे, विशिष्ट का मतलब आप ये उससे अनुमान लगाओगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली यानी जिनका IQ लेवल कितना होता है 140 और प्लस होता है, आप उनको कहेंगे विशिष्ट बच्चे, है ना। आप उनको क्या कहेंगे? विशिष्ट बच्चे। अभी हम आपसे पूछे अच्छा बताएं कि इनकी विशेषता क्या है, तो आप यही कहेंगे कि भाई देखिए पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, भाई इनका रंग बहुत गोरा है और इनकी लंबाई बहुत अच्छी है, तो ये विशेषता हो गई। तो इसके अपोजिट जो है, जो पढ़ाई में नहीं अच्छा है या किसी वजह से उसको प्रॉब्लम है, या वो गोरा ना हो के काला है, या वो लंबा ना हो के नाटा है, या वो पतला ना हो के मोटा है, तो ये उसकी विशेषता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम उन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप अच्छाई में, है ना। अच्छाई का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो बुरे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज हम नहीं, हम उनके बारे में जानकारी लेंगे इस सब्जेक्ट में, जो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है समावेशी शिक्षा। इस चीज की जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, या जो बच्चे उनको देखने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, या उनको और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और बच्चों को एजुकेशन दी जाए, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे हैं वो एक समान होते हैं, और टीचर का एक कर्तव्य होता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा दें। कैसे शिक्षा दें? तो समान शिक्षा दें, ऐसा नहीं क्योंकि टीचर के लिए सभी बच्चे कैसे होते हैं तो समान होते हैं। उनके लिए कोई ना तो गरीब बच्चा है, ना तो कोई अमीर बच्चा है ना, ना तो कोई अमीर बच्चा है, ना कोई ऊंचे तबके से आया हुआ है, ना कोई नीचे तबके से आया हुआ है। यानी कहते नहीं है कि एक बच्चा है जो बहुत ही ऊंची फैमिली से आया है, वो बिलोंग करता है, एक बच्चा है जो उसके घर में खाने तक का नहीं है, वो बच्चा आया, तो आप उसमें क्या करो? भेदभाव करो। तो बिल्कुल नहीं, टीचर का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे हमारे लिए समान है, वो अमीर तबके से आए हों या गरीब तबके से आए हों, ठीक है ना। हमें क्या करना है? हमें सभी को समान शिक्षा देनी है। यानी हम कह सकते हैं कि वो शिक्षा जो समान रूप से सभी बच्चों को एक छत के नीचे दी जाती है, वो शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शिक्षा एक छत के नीचे बिना भेदभाव किए, अमीरी गरीबी को हटा के, लड़के लड़की में भेद करके, ऊंच नीच को हटा के, इन सब चीजों को हटा के जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी होती है? वो समावेशी शिक्षा
होती है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक चीज़ों को समझ लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी कितनी पढ़नी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका हो जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, यानी स्पेशल नीड चिल्ड्रेन। शैक्षिक समावेशन, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या होता है, यानी जो शैक्षिक समावेशन है यानी समावेशी शिक्षा है ना, उसका क्या अभिप्राय है और शैक्षिक समावेशन की विशेषता क्या क्या होती हैं। भाई विशेषता हमने भी आपको बताई कि ये विशेषता होती है कि बिना भेदभाव किए, बिना ऊंच नीच को समझे, बिना लड़का और लड़की में भेदभाव किए, ये कहाँ से आए हैं, किस तबके से आए हैं, ऊंचे तबके से आए, नीचे तबके से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छत के नीचे बच्चों को समान शिक्षा दी जा रही है। वो क्या होती है, वो समावेशी शिक्षा होती है, यही इसकी विशेषता है। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य तो भाई यही होता है कि सभी को जब हम शिक्षित करेंगे तो आज का जो बच्चा है वो कल का भावी नागरिक है, और जब भावी नागरिक है तो वो क्या करेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, है ना। तो भाई उद्देश्य तो यही है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है शैक्षिक समावेशन की पहचान। आप पहचान कैसे करेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का अर्थ क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि यही अर्थ होता है कि विशिष्टता जरूरी नहीं होती है कि आप जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस है तो आप उसको विशिष्टता वाला बच्चा कहोगे, नहीं। मंदबुद्धि बच्चा भी है जिसका आईक्यू लेवल 70 से भी नीचे है, आप उसको भी विशिष्टता की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये विशिष्टता ऐसी हो जाती है कि जिसमें बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, आपको क्या है उसकी पहचान करनी है और उसका क्या करना है, यानी डायग्नोस्ट करना है, उसके बाद उसका उपचार करना है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं और शैक्षिक समावेशन के प्रकार आपको पढ़ने हैं। शैक्षिक समावेशन द्वारा विशिष्ट बालकों की समस्याओं का निराकरण करना है, यानी जो विशिष्ट बालक हो जाते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, यानी वही समस्या कि जो बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से नीचे है वो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं और उनमें एक मानसिक प्रॉब्लम तो होती है, जो यानी उनका आईक्यू लेवल कम है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, कम सुनाई पड़ता है, या वो हाथ से पैर से किसी चीज से वो बच्चे जैसे सारे बच्चे वैसे समान नहीं है, है ना। तो उनको क्या करना है, उनकी समस्याएं जो है उनका निराकरण कैसे करना है, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग और क्षेत्र, फिर वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता से वंचित, शारीरिक वो अक्षमता या विकलांगता, ये हो जाता है। और इसमें आपका हो जाता है विकलांगता का वर्गीकरण या प्रकार, इसको देखेंगे। इसमें क्या क्या चीजें देखनी है, फर्स्ट नंबर पर दृष्टि बाधित या दृष्टि छीड़ता, है ना। दृष्टि बाधित यानी दृष्टि मतलब क्या होता है, आंख से देखना, दृष्टि कहते नहीं, दृष्टिहीन है ये, यानी आंखों में प्रॉब्लम है, रोशनी नहीं है, दिखाई नहीं देता है, कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। दृष्टि बाधित या दृष्टि छीड़ता यानी कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, कुछ बच्चे ये होते हैं कि उनको थोड़ा दिखाई पड़ता है। तो ये इस तरह के श्रवण सुनना, है ना, बाधित या श्रवण छीड़ता। वाक या वाणी बाधित यानी जो बच्चे बोलने में उनको परेशानी होती है, उनको दिक्कत होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। अस्थि बाधित बालक, अस्थि बाधित, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डियां, है ना। तो जो इससे जो अस्थि बाधित बालक है उस पर डिस्कस करेंगे। मानसिक दक्षता से वंचित यानी जिनका जो मानसिक यानी कहते नहीं कि बच्चों का आईक्यू लेवल जिनका बहुत कम होता है, उनके बारे में समझेंगे, यानी मानसिक जो दक्षता होती है उनसे वंचित यानी मंद बुद्धि बालक जिनको कहेंगे। और ये भी पढ़ेंगे इसमें कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, और ये भी पढ़ेंगे कि जो सामान्य होते हैं उनकी कितनी है, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है। और ये भी पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है ना। तो हम लोग इस पे तो डिस्कस तो करते चले आ रहे हैं कि जैसे 90 से आपका 110 हो जाता है तो ये
कौन सा बालक कहलाता है, तो ये बच्चा जो है सामान्य बालक कहलाता है। और अगर 140 से यानी 140 से प्लस होती है तो वो बच्चा कौन सा कहलाता है, तो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है ना, प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। तो इन पर सब पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका हो जाता है मंदबुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता, मंदबुद्धि के कारण। अब इसके कारण क्या होते हैं, जो बच्चा मंदबुद्धि, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वंशानुक्रम, क्योंकि हालांकि ये नहीं वंशानुक्रम यहाँ पे अगर कहें तो चीज़ नहीं, क्योंकि बच्चे कुछ जो है पैदाइश जैसे उनका जन्म होता है तभी से उन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, है ना। कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम्स, कुछ बच्चे बाद में थोड़ा सा उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है शारीरिक, मानसिक मानसिक की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस तरह से। और कुछ बच्चों में दिखाई भी नहीं पड़ता कि इनको प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है, बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे आपने क्लास में देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं, तो आपके देखिए एक क्लास में एक टीचर है, ठीक है, और बच्चे आप मान लीजिए भाई 30-35 बच्चों का होता है ना, तो मान लीजिए आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक। और उन बच्चों को आपने साथ में पढ़ाया, साथ में आप क्या कर रहे हो, जो भी चीज़ आप समझा रहे हो बच्चों को एक साथ में समझा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि कुछ बच्चों को एक साथ, कुछ बच्चों को क्या किया, कुछ बच्चों को समझा दिया और कुछ बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया, ऐसा तो करते नहीं हो। आप क्या करते हो, साथ साथ में सबको पढ़ाते हो। लेकिन क्या होता है, उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कुछ क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को थोड़ा ऐसा समझते हैं, आपने जब बताया तो उनकी समझ में आ गया, मगर बहुत जल्दी समझ में नहीं आया, मगर आ गया, तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, सामान्य बच्चे कहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, आप 2 बार 3 बार भी बताएंगे लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप अगर उनसे क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे नहीं उसका आंसर दे पाते। यानी इनमें क्या प्रॉब्लम है, यानी मंदबुद्धि, यानी इनकी जो बुद्धि है वो कायदे से ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। मंदबुद्धि पहचान, यानी मंदबुद्धि पहचान की विधियां कौन कौन सी होती हैं उसको जानेंगे। मानसिक रूप से मंद या पिछड़े बालकों की शैक्षिक व्यवस्था। अब जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनकी जो बालकों की शैक्षिक व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे, किस तरह से इन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं अभिवृत्तियां, क्योंकि जो साथ में समावेशन की यहाँ पे बात की गई है ना, समावेशन के लिए तो क्या है आवश्यक उपकरण, क्या क्या उपकरण होते हैं, कैसे बच्चों को हमें साथ में शिक्षा देनी चाहिए, किन किन उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिगम की बहुत सारी सामग्रियां होती हैं, उनका कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से बच्चों को हम यूज करके उनको समझाएंगे कि आप इस तरह से शिक्षा ग्रहण करें, या इस उनको हिंड नहीं करना है, उनको हिंड करना है, मतलब कहने का मतलब है उनको ये नहीं है कि कोई चीज आप समझा रहे हैं तो आपने उसको लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे और उतार लो और खत्म करो बात, ऐसा नहीं है। बच्चों को आपको समझना पड़ेगा, बच्चों को आपको समझना पड़ेगा ये कहाँ तक कितना सीख पाते, कितना समझ पाते और क्या चीजें नहीं सीख पाते, क्या चीजें नहीं समझ पाते हैं, उस पर आपको वर्क करना रहेगा। ऐसे टीचर आपका यही फर्ज है और यही आपका वर्क है और आपको यही करना भी होगा, क्योंकि आप भावी अध्यापक हो, यानी जो आप फ्यूचर में क्या बनोगे, अध्यापक ही तो बनोगे। आप भाई डीएलएड क्यों कर रहे हो, बीटीसी क्यों कर रहे हो, इसीलिए तो कर रहे हो कि आपको अध्यापक बनना है, तो आपको अध्यापक के नाते ये सब चीज़ें करनी रहेंगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हो जाता है समावेशी बालकों हेतु शिक्षण उपकरण, विकलांग बालकों हेतु उपकरणों का संग्रह, प्रमुख अक्षमता एवं सहायक परिविधियां, शिक्षण अधिगम सामग्री की अक्षमता के आधार पर संरचना, समावेशन के लिए अभिवृत्तियां, विकलांग बच्चों के लिए कार्य योजनाएं तथा नीति। जो विकलांग बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए क्या करेंगे, जो कार्य योजनाएं हैं और नीतियां हैं उनके बारे में समझेंगे। अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषताएं, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार, पठन अयोग्यता के कारण, पठन अयोग्यता का उपचार, लेखन संबंधी अयोग्यता, लेखन समावेशन के कारण, लेखन अयोग्यता का उपचार, गणितीय विकलांगता या गणितीय समझ में दोष और गणितीय विकलांगता के कारण, गणितीय विकलांगता का उपचार, समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु आवश्यक उपकरण एवं तकनीकी, समावेशित बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि क्या होती है, ब्रेल लिपि किसमें यूज की जाती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग
करते हैं जो दृष्टिहीन बालक होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया। और इनके बारे में जानेंगे कि ये देखिए जब इनकी पैदाइश हुई यानी इनका जब जन्म हुआ तब ये क्या थे? तब ये जैसे सब होते हैं, सबको दिखाई देता है, वैसे ही नॉर्मल बच्चे थे। यानी इनको सब चीज़ दिखाई पड़ता था और बड़े ही ये मतलब ये बहुत अक्लमंद थे। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि वाला बालक था ये, ठीक है ना? लेकिन हुआ क्या? इनके पापा के औजार रखे हुए थे, उन औजारों से इनकी आंखें चली जाती हैं, ठीक है ना? एक दिन ये खेल रहे होते हैं और इनके पापा के औजार रखे होते हैं और दुर्भाग्यवश क्या होता है, इनकी आंखें उन औजारों से चली जाती हैं, यानी चुभ जाती हैं आंखों में और रोशनी चली जाती है। अब ये क्या? क्योंकि ये बुद्धिमान तो थे ही, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अब बताएं, जिसकी आंखें नहीं है, कुछ लोग तो क्या करते हैं, आंखें होते हुए भी कोई सक्सेस नहीं कर पाते, कहते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम। अब उनके पास तो बहुत सी प्रॉब्लम थी, बहुत सी का मतलब उनको जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था तो उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या थी। वो चाहते तो वो कुछ भी ना करते, है ना? वो अपना दुखड़ा ही लेके बैठते कि हम क्या करें, हमको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, हम तो भगवान के भरोसे हैं और हम बस जिंदा हैं और जिस दिन हमारी डेथ हो जाएगी उस दिन मामला खत्म हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? वो दुखड़ा ही रोते रह जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या अपने लिए तो किया, अपने लिए तो मान के चलो कम ही किया, दूसरों के लिए उन्होंने ज्यादा किया। अब क्या किया? जो अंधे बच्चे थे उनके लिए इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसमें क्या होता था, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 टाइप के, ये जैसे आपने छोटा आ लिखना है तो ऐसे, तो उभरे हुए जो अक्षर होते हैं तो उनको तो उंगलियों से इस तरह से उंगलियां इन पे फेरी जाती थी, यानी फेरी जाती हैं। आज भी वो बच्चों ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो इस तरह उंगलियां फेरी जाती तो समझ में आ जाता था ये छोटा आ लिखा है। तो इस तरह से इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस सन में हुआ, किस तरह से, ये सब चीजें जानेंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए तो आपको भाई सब्सक्राइब करना रहेगा और इन चीज़ों को जब डिटेल में पढ़ना है और ट्रिक वाइज चीज़ों को पढ़ाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। फिर उसके बाद आप बुक्स पढ़े ना पढ़े, कोई भी चीज़ आपको अलग से लेने की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि हम हर एक चीज़ आपको बता देंगे। और जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है, उन सबको हम करवा देंगे। यानी अलग से आपको क्या करना रहेगा बच्चा जी, तो आप लोगों को कहीं से पढ़ना ही नहीं रहेगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको यहीं से इतना मिल जाएगा कि आप 90+ मार्क्स लेकर आएंगे। और मैं सिर्फ कह नहीं रही हूं, क्योंकि देखिए हम तो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना रहेगा। यानी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उन चीजों को आप प्रोवाइड करें। अब आप कहते नहीं कि हम दे रहे हैं लेकिन आप लें, तो आप में लेने की तो क्षमता होनी चाहिए, है ना? यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो लुई ब्रेल हो जाते हैं भारतीय ब्रेल लिपि, देवनागरी के यहाँ पे हो जाता है देवनागरी के लिए प्रयुक्त ब्रेल लिपि, समावेशी बालकों की शिक्षा का महत्व, प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका। भाई बिल्कुल भूमिका होती है, क्योंकि जब ऐसे बालक देखने को मिल जाते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा ऐसा किया जाता है। हालांकि इसमें शिक्षा तो ये होता है कि समान शिक्षा सभी को हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम शिक्षक के नाते हम क्या करें, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षक की भूमिका, धीमी गति से सीखने वाले बालक जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना? अभी यहाँ पे तो हमने क्या कहा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषताएं, उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की समस्याएं, क्या समस्याएं होती हैं जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, है ना? उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं, धीमी गति से सीखने वाले बालकों का विशिष्ट आवश्यकता युक्त शिक्षण और समस्यात्मक बालक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रश्न बैंक को देखेंगे। तो ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद क्योंकि प्रश्न तो हम साथ में लेके चलेंगे, जैसे आपका एक चैप्टर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस कराने के बाद सेकंड लेसन लेकर चलेंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस भी तैयार होते चले जाएंगे। और उसके बाद सीरीज, और उसके बाद जो आपके पेपर सॉल्व पेपर होते हैं उनको कराएंगे। आप इतना कर लेंगे तो आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है ना?
फिर उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें क्या क्या होता है, निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा देखेंगे, निर्देशन का अर्थ देखेंगे, निर्देशन के उद्देश्य, निर्देशन के प्रकार, निर्देशन की विधियां, निर्देशन की आवश्यकता और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को भी देखेंगे। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, भारतीय विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता, निर्देशन का क्षेत्र, परामर्श का अर्थ, परामर्श के सिद्धांत, अच्छे परामर्श की विशेषताएं, परामर्श की आवश्यकता, परामर्श के उद्देश्य, परामर्श के प्रकार। परामर्श मतलब जैसे क्या होता है, परामर्श मतलब होता क्या है, परामर्श है क्या। भाई आप डॉक्टर के पास गए, वहां पे आपने बताया तो डॉक्टर ने आपको कुछ सजेशन दिया ना, तो ये परामर्श हो जाता है। जैसे आप अपने से जो ये नहीं होता, एज के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, आपसे जो ज्यादा जानकारी रखता है ना, आपसे कोई ज्यादा जानकारी रखता है, या यहाँ पे मान लें आपके जो शिक्षक हैं तो आपको क्या करेंगे, परामर्श देंगे। और परामर्श कैसा देंगे, जिससे आप आगे तरक्की कर सको, है ना। तो यही तो होता है ना कि परामर्श देना। तो इसके बारे में जानेंगे कि परामर्श के प्रकार कितने होते हैं, परामर्श की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो भाई परामर्श की विशेषताएं तो यही होती है ना कि हमें कोई बता रहा है तो वो बताएगा हमें, खुद नहीं करेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको राय दे रहे हैं, है ना। अब आपको करना ना करना तो भाई ये आपका काम है, क्योंकि करना आपको रहेगा। हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो हमारा साथ देना रहेगा। हमारा साथ तो आप बाद में दे, पहले आप अपना ही साथ दे ले। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको बता रहे हैं तो आपके लिए, और आप अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी जो आपको राय देता है, यानी जो आपको बताता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए, या मान लीजिए आपका एग्जाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का है, या आप डीएलएड का कोई भी, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से नोट्स हमको कलेक्ट करने हैं, कितना टाइम हमें देना है स्टडी में। तो ये सब चीजें अगर आपको कोई ये बता रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, तो ये क्या है, ये परामर्श हो जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो जाता है निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श। और निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर को देखेंगे। व्यक्तिगत परामर्श की विशेषताएं, व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया, समूह परामर्श की विशेषताएं, समूह परामर्श की प्रक्रिया, परामर्श की विधियां और परामर्श का क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, व्यक्तिगत वृत्ति संस्थान, केंद्र, केंद्रीय स्तर पर निर्देशन तथा परामर्श सेवाएं, राज्य स्तर पर निर्देशन तथा परामर्श सेवाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के उद्देश्य, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की संरचना, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के कार्य, जिला चिकित्सालय मैनुअल, जिला चिकित्सालय के कर्तव्य एवं कार्य मैनुअल, और आपका अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्षम कर्तव्य मैनुअल और कृत्यों के निर्वहन हेतु निर्देशन, विनयन, अनुदेशन, निर्देशिका और अभिलेख, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन मतलब बनता है तो बनता ही बनता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, निरीक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं, विद्यालय निरीक्षण के उद्देश्य, विद्यालय निरीक्षण के प्रकार, विद्यालय निरीक्षण की प्रक्रिया, विद्यालय निरीक्षण के दोष, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के सुझाव, पर्यवेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं, विद्यालय प्रशासन एवं पर्यवेक्षण, विद्यालय पर्यवेक्षण की आवश्यकता, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की तुलना और विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र, पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, निदानात्मक मतलब डायग्नोस्ट करना, है ना। पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका, पर्यवेक्षण के प्रकार, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण की प्रविधियां, क्रियात्मक प्रविधियां, मौखिक प्रविधियां, निरीक्षणात्मक प्रविधियां, पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शैक्षिक पर्यवेक्षण के दोष, भारत में पर्यवेक्षण संबंधी समस्याएं, समुदाय विद्यालय सहयोगी समितियां, विद्यालय तथा समुदाय के सहयोग की आवश्यकता, समुदाय के विकास में विद्यालय की सहयोगी समितियों की भूमिका, विद्यालय के विकास में समुदाय और समाज की भूमिका, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो, व्यक्तिगत वित्तीय संसाधन केंद्र, बाल निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता एवं महत्व, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व और बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श के लाभ, बाल अधिगम के लिए निर्देशन तथा परामर्श की विधियां। ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, कवर करेंगे तो भाई आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे। और आपको
क्योंकि इन जो ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं इनमें बड़ा किस चीज़ का खेल रहता है, जो आपकी जो कुछ भाषा में, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं आप उसकी जो शुद्ध हिंदी लिखी होती है वो चीज़ें नहीं समझ में आती कि आखिर इसको कहते क्या है। अभी जैसे कि आपने सुना समावेशी शिक्षा, अब आप कहेंगे समावेशी शिक्षा क्या होता है, लेकिन जैसे ही आपने क्लास अटेंड किया आपने देखा कि मैम ने बताया समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा। अभी आप जिसने नहीं पढ़ा है उसको उससे पूछे जाके भाई समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो वो शायद ही बता पाए, क्योंकि जब उसने सुना ही नहीं है समावेशी शिक्षा कहते किसको है तो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आपका हो जाता है और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे उपचारात्मक हो गया और निदानात्मक हो गया। ये सब चीजें क्या होती हैं, निदान मतलब क्या होता है, तो आप अब हैरत में हो गए कि निदानात्मक मतलब क्या होता है, लेकिन आपने पढ़ा है तो निदानात्मक मतलब डायग्नोस्ट होता है, यानी मतलब चेक करना होता है ना, और समस्या को प्राप्त करना होता है, उसके बाद उपचार करना होता है, यानी दवा देनी होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डॉक्टर हमें चेक करता है यानी हमारा निदान करता है, उसके बाद उपचार कर देता है यानी दवा दे देता है। तो ये सब चीजें हो गई, तो ये होता है। अब आपने समझा दिया कि भाई समावेशी का मतलब ये होता है, निदानात्मक मतलब ये होता है, उपचारात्मक मतलब ये होता है, और बुद्धि लब्धि, भाई सामान्य बच्चों में बुद्धि लब्धि कितनी होती है नहीं पता है, ठीक है। अब आपने क्लास अटेंड किया, आपने कहा अच्छा 90 से 110 तक होती है, आप कंफर्म हो गए है ना। और बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, कौन सा होता है, क्या होता है, तो हम कैसे, अब आपको पता होगा जब तक आप क्लास नहीं अटेंड करोगे, है ना। इसके लिए तो भाई आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, पर डे क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सिलेबस को देख लें, इसको रजिस्टर पर आप अपने पहले पेज पे आप लोग लिख लें, और इससे जब भी चीज़ों को आप पढ़े तो मिलाते हुए चले, यानी मैच करते हुए चले कि मैम ने देखें जो फर्स्ट लेसन है वो फर्स्ट ही है, जो सेकंड है वो सेकंड है, क्योंकि ज़रूरी होता है हर चीज़ कंफर्म करें, आपका हक है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से आंख बंद करके ट्रस्ट कर लिया, वो भी नहीं है, और ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपके पास जब सिलेबस होगा तो आप देखेंगे कि हाँ चीज़ें सीरियल वाइज चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और आप लोग क्या करें, रजिस्टर बनाएं जिसमें आप लोग नोट्स मेंटेन करें और चीज़ों को समझें, जो चीज़ हम बताते चलते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, उसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन करें, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, क्योंकि भाई आप थर्ड सेमेस्टर में है तो चीज़ें तो आपको इतना समझ में ही आ गई होंगी कि अगर आपको उसकी हिंदी पता है, या आप कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसको इंग्लिश से याद करते हैं, इंग्लिश मीनिंग अगर आपको पता है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और अब आप सोचने भी लगे हुए होंगे कि हाँ मैम ये चीज़ बिल्कुल सही कह रही है कि अगर किसी चीज़ का अर्थ नहीं पता होता है, उसकी इंग्लिश पता होती है, तो हम उस पूरे आंसर को कर ले जाते हैं, भले वो लघु में हो भले वो अति लघु में हो। जब लघु का कर ले जाएंगे तो अति लघु का क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम इन सब चीज़ों को आपको बताते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।